वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तु का उद्भव कैसे हुआ? सृष्टि में होने वाली घटनाएं अनायास ही घटित नहीं होती, बल्कि इनके पीछे सृष्टि के नैसर्गिक नियम कार्य करते हैं। ऐसे कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं जो कि बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को तो नियंत्रित करते ही हैं, साथ ही हमारे मानव जीवन के सारे अनुभवों, परिस्थितियों और जीवन में होने वाली घटनाओं को भी नियंत्रित करते हैं। वास्तुशास्त्र ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और बेहद प्रभावशाली नियमों पर आधारित विज्ञान है, जिसे तार्किक दृष्टिकोण से समझे जाने की आवश्यकता है। वास्तु का शाब्दिक अर्थ। वास्तु शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ वह जगह जहां लोग रहते हैं, यानी कि वे सभी स्थान जहां मनुष्य निवास या कार्य करता है। दूसरा अर्थ वस्तुओं का अध्ययन भी वास्तुशास्त्र कहलाता है। वास्तु शब्द का साहित्यिक अर्थ। वेदों की ऋचाओं में वास्तु को गृह निर्माण के योग्य उपयुक्त भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। सम्रांगण सूत्रधार। वास्तु के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार वास्तु शब्द वसु या पृथ्वी से उत्पन्न है। पृथ्वी को मूलभूत वास्तु माना गया है और वे सभी रचनाएं जो पृथ्वी पर स्थित हैं उनको भी वास्तु कहा जाता है। मैतम। मैतम 4 प्रकार की वास्तु का उल्लेख करता है: पृथ्वी, मंदिर, वाहन और आसन। इन चारों में भी पृथ्वी मुख्य है। वास्तुशास्त्र का उद्भव। वास्तु शब्द का उद्भव संस्कृत के वास से हुआ है। वास का अर्थ होता है रहने का स्थान, और इसी वास से बने हैं दो अन्य शब्द, आवास और निवास। भवन निर्माण के विज्ञान के रूप में प्रचलित वास्तुशास्त्र का पहला उल्लेख उपलब्ध लिखित साहित्य की दृष्टि से आज से कई हजार साल पहले रचित वेदों में मिलता है। उस समय वास्तु के विज्ञान की जानकारी समाज के कुछ लोगों तक ही सीमित थी और वे लोग इस ज्ञान को अपने उत्तराधिकारी के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। शुरुआत में वास्तु के सिद्धांत मुख्यतः इस बात पर आधारित थे कि सूर्य की किरणें पूरे दिन में किस स्थान पर किस तरह का असर करती हैं, और इसका अध्ययन करने पर जो नतीजे निकले उन सिद्धांतों ने आगे चलकर वास्तु के अन्य नियमों के विकास की आधारशिला रखी। उस समय के बाद से मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वास्तु विज्ञान ने भी बहुत विकास किया है। तो यह कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र के वर्तमान सिद्धांत हजारों सालों के विकास का परिणाम है। तो जहाँ वेद वास्तु के उद्भव के स्थान के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वास्तुशास्त्र का प्रणेता विश्वकर्मा को माना जाता है, जिन्होंने विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। हालांकि विधिवत रूप से 11वीं शताब्दी में ही वास्तुशास्त्र अस्तित्व में आया, जब महाराजा भोजराज द्वारा सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ लिखा गया, जिसे वास्तुशास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वास्तुशास्त्र मूल रूप से वेदों का ही एक हिस्सा रहा है। गौरतलब है कि हमारे 4 वेदों के अलावा उपवेद भी लिखे गए हैं, जिनमें से एक स्थापत्य वेद था। कालांतर में इसी उपवेद को आधार बनाकर वास्तुशास्त्र का विकास हुआ और इससे संबंधित कई साहित्य भारत के अलग अलग हिस्सों में लिखे गए, जैसे कि दक्षिण भारत में मैतम और मानासार शिल्प शास्त्र की रचना हुई। वही विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र की रचना उत्तर भारत में
हुई। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में वास्तु के कई सिद्धांत मिलते हैं। ऋग्वेद में वास्तु सपत नामक देवता का भी उल्लेख वास्तु के संदर्भ में किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्राचीन ग्रंथों और साहित्यों में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि मत्स्य पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण, और यहाँ तक कि बौद्ध साहित्यों में भी इसका जिक्र होता है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को भवन निर्माण के संबंध में उपदेश भी दिए थे। बौद्ध साहित्यों में अलग अलग प्रकार की भवनों का उल्लेख है। इन प्राचीन रचनाओं में स्कंद पुराण काफ़ी अहमियत रखता है। इसमें महानगरों के बेहतर विकास और समृद्धि के लिए वास्तु के सिद्धांत बताए गए हैं। वहीं नारद पुराण में मंदिरों के वास्तु के अलावा जलाशयों जैसे कि झील, कुएं, नहरें आदि किस दिशा में होनी चाहिए, घरों में पानी के स्रोत किस दिशा में होने चाहिए, इस संबंध में जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र पर लिखित प्रमुख साहित्य। आधुनिक इतिहासकार जेम्स फर्गुसन, डॉक्टर हैवेल और सर कर्निघम के द्वारा किए गए शोध के अनुसार वास्तुशास्त्र का ऐतिहासिक विकास 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। वास्तुशास्त्र के उद्भव और विकास से संबंधित लिखित प्रमाण चारों वेदों, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, पुराणों, बृहद संहिता, बौद्ध और जैन ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। आइए नज़र डालते हैं वास्तुशास्त्र पर लिखे कुछ ऐतिहासिक साहित्यों पर। बृहद संहिता, इसके रचयिता वाराहमिहिर थे। वाराहमिहिर ने बृहद संहिता की रचना 6वीं सदी में की थी। सम्रांगण सूत्रधार, इसके रचयिता राजा भोज थे। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना 1000 से 1055 एडी में की थी। मैतम, इसके रचयिता माया थे। माया ने 11वीं सदी में मयमतम की रचना की थी। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र पर रचित मानसर और विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र 2 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मयमतम और मानसर शिल्पाशास्त्र दक्षिण भारतीय होने के कारण द्रविड़ियन रचना मानी जाती है, और वही विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र उत्तर भारतीय होने के कारण इंडो आर्यन रचना मानी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण साहित्य वास्तुशास्त्र पर रचित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। राजवल्लभम, रूपमंडपम वास्तुविद्या, शिल्परत्नम अपराजित पृच्छ, प्रमाण पंजरी, शिल्परत्न, सर्वार्थ, शिल्प चिंतामणि, मनुष्यालय, चंद्रिका इत्यादि। वास्तुशास्त्र के अनिवार्य अंग। वास्तुकला, स्थान का चयन, सिविल इंजीनियरिंग, ज्योतिष शास्त्र, आंतरिक सजावट, भूपरिदृश्य, जीवन शैली। वास्तुशास्त्र आपके जीवन पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव कैसे डालता है? विज्ञान की एक विशेषता होती है कि चाहे आप इसे माने या ना माने, लेकिन इसके नियम अपना कार्य करते हैं। वास्तुशास्त्र भी एक ऐसा ही विज्ञान है। संसार में किसी भी चीज़ के अस्तित्व के लिए या किसी घटना के घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी हमें जानकारी हो। ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत घटनाएं घट रही हैं जिनकी मानव को कोई जानकारी नहीं है, और मानव की इस अज्ञानता से उन घटनाओं के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी संदर्भ में वास्तुशास्त्र भी भवन निर्माण का एक ऐसा विज्ञान है जो कि किसी भवन विशेष में मौजूद अदृश्य ऊर्जाओं और उनके द्वारा निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमें जानकारी देता है। गौरतलब है कि हमारे चारों ओर ऊर्जाओं के क्षेत्र
विद्यमान हैं जो कि हमें निरंतर प्रभावित कर रहे हैं, चाहे आपको जानकारी हो या नहीं, आप इसे स्वीकार करें या नहीं। आपके घर में विद्यमान ऊर्जाएं आपको निरंतर प्रभावित कर रही हैं। अगर इसे हम विस्तार से समझें तो यह बात स्पष्ट होती है कि मानव की एक क्षमता होती है जिसके भीतर रहकर ही वह खुद पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभावों का पता लगा सकता है। प्रकृति में बहुत सूक्ष्म और बहुत विशाल दोनों ही प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। विज्ञान के अनुसार हमारे सुनने, देखने, सूंघने की क्षमताओं इत्यादि का एक सुनिश्चित दायरा है। उदाहरण के लिए, जब अंतरिक्ष में कोई विशाल खगोलीय घटना घटती है, जैसे कि किसी तारे का टूटना, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारे आसपास के वातावरण में भयंकर गर्जना वाली आवाज़ें चारों ओर से गुजरती हैं, जिन्हें सुनने में हम सक्षम नहीं हैं। अगर हम इन आवाज़ों को सुन पाएं तो तत्काल हमारे सुनने की क्षमता खो जाएगी। भले ही हम बहुत सूक्ष्म या बहुत विशाल आवाज़ को सुनने या महसूस करने में असक्षम हों, लेकिन इस बात से अप्रभावित प्रकृति में विद्यमान वह ध्वनियाँ हमारे चारों ओर से गुजर भी रही हैं और हमें प्रभावित भी कर रही हैं। बस फर्क इतना है कि हम बिना किसी उपकरण के उसका पता नहीं लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इसी प्रकार की अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों में समन्वय को साधने का कार्य किया जाता है, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन अदृश्य नैसर्गिक शक्तियों में असंतुलन की स्थिति में ये नकारात्मक परिणाम प्रदान करती है और उचित तालमेल स्थापित होने पर वह व्यक्ति के लिए बेहद लाभदायक भी सिद्ध होती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि वास्तु सम्मत या वास्तु दोष युक्त भवन किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। नकारात्मक वास्तु के प्रभाव: आर्थिक परेशानियां, व्यापारिक घाटा, व्यापार में लागत भी न निकल पाना, ऋण संबंधी दिक्कतें, ऋण जाल में फंसना, पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नए कर्ज लेना, निराशाजनक करियर, निरंतर असफलताएं मिलना, मेहनत का फल ना मिलना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दीर्घकालीन रोग दुर्घटनाएं, पारिवारिक झगड़े, तलाक, नकारात्मक माहौल, मानसिक तनाव, अवसाद या डिप्रेशन, अनिद्रा, घबराहट, अनिर्णय की स्थिति, किसी प्रकार के अपराध का शिकार होना, परिवार के किसी सदस्य में किसी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न होना, संघर्षपूर्ण जिंदगी। सकारात्मक वास्तु के लाभ: वित्तीय लाभ, व्यापार में मुनाफा, आर्थिक संपन्नता, आकस्मिक धन प्राप्ति, अप्रत्याशित संपत्ति अर्जन, प्रसिद्धि और सामाजिक साख में वृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षित एवं लाभदायक यात्राएं, सौहार्दपूर्ण पारिवारिक माहौल, बच्चों के करियर के लिए बेहद लाभदायक, रचनात्मक विचारों और नए लाभदायक अवसरों का सृजन, शांतिपूर्ण जीवन। वास्तु कार्य कैसे करता है? वास्तुशास्त्र का उपयोग किसी भवन विशेष में मौजूद ऊर्जाओं का पता लगाने और उनमें परस्पर समन्वय स्थापित कर भवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह सुनिश्चित करने से है। अब सवाल उठता है कि आखिर अलग अलग वास्तु से बने घरों में अलग अलग ऊर्जाएं क्यों प्रभावित होती हैं? क्यों सभी में समान ऊर्जा प्रवाह नहीं होता है? दरअसल हमारे चारों ओर हर वक्त सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं सतत रूप से प्रवाहमान रहती हैं। ये ऊर्जाएं स्थानीय और वातावरण विशेष की ओर आकर्षित होती हैं।
नकारात्मक स्थान अशुभ ऊर्जाओं और सकारात्मक स्थान शुभ ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम सभी एफएम रेडियो से परिचित हैं। एफएम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग रेडियो स्टेशन को हम सुन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर निश्चित चैनल ही आता है और दूसरा नहीं? वस्तुतः होता यह है कि सभी एफएम चैनल की आवाज़ें हमारे पास से गुजर रही हैं, लेकिन जब हम एफएम रेडियो को निश्चित फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं तो वह उसी चैनल को पकड़ता है जो उस पर सेट है, किसी अन्य चैनल को नहीं। कुछ इसी प्रकार से हमारे आसपास के वातावरण में तमाम तरह की प्राकृतिक ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं, जिन्हें आकर्षित करने के लिए हमें अपने घर के वास्तु को भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होता है। एक घर जब निर्मित होता है तो उसका वास्तु उस घर के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी को तय कर देता है, जो कि उस वातावरण विशेष के लिए निर्धारित ऊर्जाओं को ही पकड़ता है। जब एक घर वास्तु सम्मत होता है तो वह अपने आसपास से गुजर रही सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और गृह निवासियों को शुभ परिणाम प्रदान करता है। जब तक वह फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, तब तक उसकी ओर आकर्षित होने वाली ऊर्जाएं भी वहीं बनी रहेगी और उसी के अनुरूप शुभ और अशुभ परिणाम भी हासिल होंगे। वास्तु किस प्रकार से कार्य करता है, इसे विस्तार से समझने के लिए हम इसके कुछ तकनीकी पहलुओं को समझने की आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार है। पृथ्वी का चुंबकीय प्रवाह एवं वास्तु। ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी एक बड़े चुंबक के समान है और इस चुंबकीय बल के विद्यमान होने का एक विशेष कारण है। दरअसल पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्यतः ठोस लोहा पाया जाता है। यह ठोस लोहा तरल धातु के घेरे में अवस्थित होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहमान तरल धातु विद्युत धाराओं का निर्माण करती है, जिसके परिणामतः हमारे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। सरल भाषा में अगर समझें तो पृथ्वी के केंद्र में विद्यमान तरल धातु के निरंतर हलचल होने से पृथ्वी के चुंबकीय तत्व सक्रिय रहते हैं और इससे पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबक की एक विशेषता होती है कि इसके दो ध्रुव होते हैं, इसलिए अगर पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है तो निश्चित ही इसके दो चुंबकीय ध्रुव भी होंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि चुंबकीय ध्रुवों की अवस्थिति भौगोलिक ध्रुवों से भिन्न होती है। गौरतलब है कि भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वे हैं जहां देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण तक मिलती हैं। दूसरे शब्दों में भौगोलिक ध्रुव पृथ्वी के उस अक्ष को मिलाने वाले बिंदुओं को कहते हैं जिन पर पृथ्वी घूमती है। लेकिन कंपास में सुई उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की ओर इशारा करती है और यह उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से दूर स्थित है। यह उत्तरी कनाडा के एलसमेर द्वीप पर स्थित है, यानी कि कंपास की सुई उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को दर्शाती है, न कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को। अब अगर वास्तुशास्त्र के नज़रिए से इसके महत्व को देखा जाए तो हमें दो बातों पर गौर करना होगा। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव दोनों ही से एक दूसरे से विपरीत प्रभाव वाली ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं। एक चुंबक में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होता है और अगर इस चुंबक के कई छोटे छोटे भाग भी कर दिए जाएं तो भी पुनः उन सभी भागों में अपना अपना उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव निर्मित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के भी अपने चुंबकीय ध्रुव होते हैं और पृथ्वी पर भी छोटी छोटी इकाइयों यानी कि भवनों व घरों का निर्माण करने के दौरान उनके भी अपने अपने व्यक्तिगत ध्रुव पुनः निर्मित हो जाएंगे और फिर इनसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी प्रभावित होगी।
जिनमें उचित संतुलन होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र के नियम व सिद्धांत भवनों व घरों में मौजूद इन चुंबकीय बलों के द्वारा निर्मित विपरीत स्वभाव वाली ऊर्जाओं को संतुलित करने का कार्य करते हैं। पृथ्वी एवं ऊर्जा का प्रवाह। पृथ्वी सौरमंडल का एक बेहद विशाल और जीवन से युक्त गृह है। पृथ्वी न सिर्फ सूर्य का परिक्रमण करती है, बल्कि यह अपने अक्ष पर परिभ्रमण भी करती है। यह परिस्थितियां पृथ्वी पर ऊर्जा के विशेष प्रवाह को सुनिश्चित करती है, यानी कि पृथ्वी के निश्चित अक्षीय झुकाव, इसके द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना और अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करने से पृथ्वी का उत्तरी पूर्वी भाग अधिकाधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। पृथ्वी द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से ब्रह्मांड द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पृथ्वी के अन्य भागों में प्रवाहित होती है। चूंकि पृथ्वी पर निर्मित होने वाले भवन या अन्य निर्माण भी इसी गृह का एक भाग है, तो ऐसे में पृथ्वी पर ऊर्जा का यह प्रवाह इन भवनों में भी लागू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी भवन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उत्तर पूर्वी हिस्सा शुभ ऊर्जा के प्रवाह के लिए अधिकाधिक खुला रखा जाए। भवन में इस हिस्से का बंद होना ऊर्जा के सकारात्मक प्रवाह को बाधित करता है। इसके अलावा नैऋत्य दक्षिण पश्चिम में सदैव भारी निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि उत्तर पूरब से प्रवाहित सकारात्मक ऊर्जा तो भवन में संचित की ही जा सके, साथ ही दक्षिण पश्चिम से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी अवरुद्ध किया जा सके। भूखंड आकार एवं ऊर्जा। भूखंड का आकार कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाजा मिस्र के रहस्यमयी पिरामिडों की संरचना के द्वारा लगाया जा सकता है। पिरामिड शब्द का अर्थ होता है केंद्र में अग्नि। पिरामिडों का निर्माण बेहद सक्षम लोगों द्वारा किया गया था, जिन्हें व्यक्ति के अवचेतन मन और ब्रह्मांड की चेतना व इसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जाओं के बारे में गहन ज्ञान था। उन्होंने पिरामिडों के रूप में एक ऐसी संरचना का निर्माण किया था जिसमें कि ध्यान में सहायक ऊर्जाओं का एकत्रीकरण हो सके। पिरामिड के अंदर से निकलने वाली तरंगें कुछ विशेष प्रकार के विचारों को जन्म देने में सहायक होती है, जो कि अन्य किसी संरचना से निर्मित भवन में संभव नहीं है। कुछ इसी तरह से हम जिन घरों में निवास करते हैं, उनका आकार भी विशिष्ट प्रकार की ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के लिए एक वर्गाकार भूखंड किसी भी अन्य आकार के भूखंड की तुलना में श्रेष्ठ होता है। प्राचीन वास्तु ग्रंथों और रचनाओं में पाया गया है कि वृत्ताकार भवन में नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, वही वर्गाकार संरचना में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। अतः किसी भूखंड को खरीदते वक्त या घर का निर्माण करते वक्त वर्गाकार संरचना को सदैव प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चूँकि हमेशा वर्गाकार भूखंड नहीं मिल सकते हैं। अतः आयताकार भूखंड भी एक अन्य विकल्प है। हालांकि लंबाई और चौड़ाई के अनुसार में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। वास्तु और ऊर्जाएं। जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि सृष्टि में 5 मूलभूत तत्व जीवन को संभव बनाते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के कुछ रहस्य जानने और उनके आधार पर कुछ नियम व पद्धतियां विकसित किए, जिन्हें कालांतर में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के रूप में जाना गया। सौरमंडल में मौजूद ग्रहों और सितारों का पृथ्वी पर प्रभाव। सूर्य की किरणों और प्रकाश का प्रभाव। पृथ्वी पर विद्यमान गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। जमीन के नीचे अवस्थित जल, पानी के बहाव की दिशा इत्यादि का प्रभाव। वातावरण में चलने वाली वायु की दिशा व गति का प्रभाव। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव।
उपरोक्त वर्णित प्रभावों के अध्ययन के आधार पर वास्तुशास्त्र के नियम व सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। भवन निर्माण के वक्त इन ब्रह्मांडीय शक्तियों के सही संतुलन पर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन को आकर्षित किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण नियम। यद्यपि वास्तुशास्त्र के नियम सभी जगह पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में इनके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियम लागू करते वक्त 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए: स्थान, काल, समय, पात्र, व्यक्ति। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों में ही परिणामों का अध्ययन करते वक्त इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि समय, व्यक्ति और स्थान के बदलते ही मिलने वाले परिणामों में भी परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में जब किसी अविवाहित युवक या युवती की कुंडली देखी जाती है तो अक्सर उसमें लव मैरिज या अरेंज मैरिज का योग देखा जाता है, लेकिन इस प्रकार का योग किसी आधुनिक पश्चिमी देश में देखना अव्यवहारिक होगा, क्योंकि वहाँ की संस्कृति में अरेंज मैरिज का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे में जो योग विशेष किसी व्यक्ति की कुंडली में भारत के परिप्रेक्ष्य में अरेंज मैरिज दिखा रहा है, वह योग किसी स्थान या संस्कृति के परिवर्तन होने पर भिन्न प्रकार के परिणाम देगा। अतः सिर्फ ज्योतिष ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र में भी समय, व्यक्ति और स्थान को देखकर के ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत प्रत्येक समय, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल समान रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का आधार। एक सुखी और समृद्ध जीवन यापन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे आसपास के वातावरण में विद्यमान ऊर्जाओं का भी एक सकारात्मक प्रवाह निरंतर बना रहे। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत घर या किसी अन्य प्रकार का निर्माण करते वक्त इन्हीं विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिन पर वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आधारित हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत इन विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं और इनके प्रभाव पर आधारित होते हैं। सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा, चंद्रमा से आने वाली चंद्र ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, यह सभी शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जाएं अपने प्रभाव से वातावरण में बड़े परिवर्तन करने में सक्षम होती हैं। इन ऊर्जाओं में न्यायसंगत संतुलन स्थापित करके ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शुभ परिणामों की प्राप्ति संभव हो पाती है। इन ऊर्जाओं में किसी प्रकार का असंतुलन जीवन में भी अस्थिरता व संघर्ष का कारण बनता है और परिणामतः आपको कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दिन रात जद्दोजहद करने के बाद भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफलता ही हाथ लगती है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इन चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन जिस राह पर जाता है वो मात्र एक संयोग नहीं है। निश्चित ही मेहनत, प्रतिभा और कौशल जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता और असफलता सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इस दुनिया में प्रतिभावान और बहुत मेहनती लोग भी हमेशा सफलता नहीं पाते हैं और उनसे कम प्रतिभाशाली लोग भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। इसका उदाहरण आपको अपनी खुद ही की ज़िंदगी में देखने को मिल जाएगा। आपके परिचितों में, आस पड़ोस में या फिर कि रिश्तेदारों में भी आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि मेहनती और प्रतिभावान हैं, लेकिन बावजूद
इसके बड़े संघर्षों से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कम मेहनत और ज़्यादा काबिलियत ना होने के बावजूद एक के बाद एक सफलता हासिल किए जा रहे हैं। तो निश्चित ही कुछ और भी है जो हमारी ज़िंदगी की राह को तय कर रहा है। आखिर वो क्या है जो हमारे जीवन को इतने बड़े स्तर पर प्रभावित करता है? ब्रह्मांड की वो कौन सी शक्ति है जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, जिससे हमारे जीवन की दशा और दिशा तय होती है? दरअसल ये वही शक्ति है जिससे इस संसार का अस्तित्व है और जिसने इस सृष्टि की ओर इसमें विद्यमान प्रत्येक वस्तु की रचना की है। ये शक्ति हमारे चारों ओर व्याप्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। प्राचीन काल में मौजूद विद्वानों को जगत में व्याप्त ऊर्जाओं का गहन ज्ञान था। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि किसी भी भूभाग में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सूक्ष्म रूप में निरंतर प्रवाहमान रहती है। इसी ऊर्जा का सही संतुलन हमारे जीवन में प्रगति का कारण बनता है। वे कॉस्मिक एनर्जी हमारी पूरी जिंदगी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है। हालांकि अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं विभिन्न प्राकृतिक तत्व, सृष्टि में विद्यमान गुण और अन्य कई पहलू किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं। किस प्रकार ये किसी भवन में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और इन सब में भारत का प्राचीन कालीन भवन निर्माण विज्ञान वास्तुशास्त्र क्यों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि किस प्रकार से ये प्राकृतिक शक्तियाँ हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनमें हम निम्न बातों पर वास्तुशास्त्र का दृष्टिकोण रखेंगे। त्रिगुण, पंचतत्व, 8 दिशाएं, 9 ग्रह, 16 जोन, 32 पद, 45 ऊर्जा क्षेत्र। त्रिगुण। प्राचीन काल में वास्तु ऋषियों व विद्वानों ने त्रिगुणों सत्व, तमस और रजस को विभिन्न दिशाओं से जोड़ा। इन त्रिगुणों को किसी निर्मित भवन में अलग अलग दिशाओं में विभिन्न अनुपालों में स्थान दिया और उन दिशाओं और उनकी विशेषताओं को इन त्रिगुणों के माध्यम से वर्गीकृत किया। वास्तुशास्त्र के नज़रिए से इन त्रिगुणों का बहुत महत्व है, इसलिए पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर इन त्रिगुणों की क्या विशेषता होती है और ये किस प्रकार पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। गौरतलब है कि वैदिक दर्शनों में खड़ दर्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इनमें भी सांख्य दर्शन का दृष्टिकोण अन्य की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है। त्रिगुणों के बारे में हमें सांख्य दर्शन में बेहद वैज्ञानिक और गहन जानकारी प्राप्त होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिगुणों से इस सृष्टि की रचना हुई है। ये त्रिगुण सत्व, रजस व तमस के रूप में जाने जाते हैं। ये त्रिगुण सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर परमाणु की संरचना तक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। ध्यान देने योग्य है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार विश्व 2 अविभाज्य मूलभूत कणों से बना है। क्वार्क और लेप्टोन। अविभाज्य मूलभूत कणों से आशय ऐसी इकाइयों से है जो कि सरल और संरचनाहीन हो और जिनका अन्य किसी इकाइयों में विभाजन ना हो सके। यानी कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये अविभाज्य मूलभूत कण क्वार्क और लेप्टोन है और कपिल मुनि के अनुसार समस्त सृष्टि में व्याप्त अविभाज्य मूलभूत कणों में प्रत्येक के अंदर 3 गुण व्याप्त होते हैं: सत्व, रजस और तमस। प्रकृति सत्व, तमस और रजस नामक गुणों के बीच की साम्यावस्था है, यानी कि मूलभूत कणों में उपस्थित ये तीनों गुण मूलावस्था में एक दूसरे के प्रभाव से सुषुप्त अवस्था में ही रहते हैं। इन तीनों तत्वों की इसी
साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। वेदों के अनुसार प्राण ऊर्जा के द्वारा ही मूलभूत कणों की साम्यावस्था भंग होती है और उसके बाद ही सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। इन तीनों तत्वों की विशेषताओं की बात करें तो निष्क्रियता, आलस, क्षीणता, स्थिरता इत्यादि तमस है। तमस क्रियाशीलता, गति और परिवर्तन का अभाव है। एक ऊर्जाहीन व शक्तिहीन व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति का माना जाता है। वही रजस तत्व किया गति, परिवर्तन, क्रोध, सक्रियता इत्यादि का प्रतीक है। सत्व इन दोनों गुणों का संतुलन होता है। जहाँ जन्म रजस है और मृत्यु तमस है, वहीं जीवन की यौवनावस्था सत्व का प्रतीक, वृद्धि, निरंतरता, सुंदर वस्तुएं, पुष्प, सूर्योदय और वास्तु सम्मत भवन इत्यादि सत्व के द्योतक हैं। प्राचीन काल में वास्तु ऋषियों ने इन तीनों गुणों को विभिन्न दिशाओं से जोड़ा। किसी भी भवन की नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व को तामसी माना गया। आग्नेय और वायव्य दिशाओं को रजस गुण प्रधान और जल तत्व से युक्त ईशान दिशा को सत्व गुण से संबंधित माना गया। चारों मुख्य दिशाओं पर दो दो गुणों का सम्मिलित प्रभाव रहता है। सूर्योदय की सात्विक गुणों से युक्त किरणें ईशान में पड़ती हैं, जो कि भवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहमान करती हैं। अतः वास्तु में इस स्थान को अधिकाधिक शुभ ऊर्जा के ग्रहण के लिए खुला छोड़ा जाता है या शुद्ध जलाशय के निर्माण की सलाह दी जाती है। वास्तु सम्मत भवन में नैऋत्य बंद और भारी क्षेत्र होता है। फलतः यह सौर ऊर्जा और अन्य ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं कम मात्रा में ग्रहण कर पाता है, इसलिए इसे तमस गुण प्रधान दिशा मानते हैं। यह दिशा मास्टर बेडरूम, भारी वस्तुओं इत्यादि के लिए बेहद उपयुक्त होती है। वहीं वायव्य और आग्नेय दो दिशाएं रजस गुण प्रधान होती हैं। अग्नि की रजस ऊर्जा आग्नेय दिशा को किचन, जनरेटर, हीटर, गीजर इत्यादि के लिए उत्तम दिशा बनाती है। वायु की रजस ऊर्जा वायव्य दिशा को अतिथि कक्ष, गैराज, विदेश गमन के इच्छुक व्यक्तियों, विवाह योग्य अविवाहित ज्योतियों के लिए श्रेष्ठ दिशा बनाती है। पंचतत्व। इस संसार और मानव शरीर का निर्माण समान तत्वों से हुआ है। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि कण कण में ईश्वर का वास है। उसका कुल तात्पर्य यही है कि संसार हमारा ही विस्तारित रूप है और हम इसका सूक्ष्म स्वरूप हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा विशाल मात्रा में व्याप्त है, वही ऊर्जा मानव शरीर में सूक्ष्मतम रूप से विद्यमान है। ये ऊर्जा प्रत्येक जगह उपस्थित है, फिर चाहे वो कोई भूभाग हो या फिर कि कोई निर्जीव या सजीव वस्तु। हमारे गृह पर जीवन का अस्तित्व यहाँ मौजूद पंचतत्वों वायु, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी के कारण ही संभव है और इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए इन पंच तत्वों का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इनमें एक बेहतर संतुलन भी आवश्यक है। वास्तु इन्हीं पंच तत्वों के सही संतुलन और समन्वय की एक उत्तम वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके जरिए हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं, ताकि हम एक सुखी और वैभवपूर्ण जीवन यापन कर सकें। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्व हमारे अंदर और बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। घर की प्रत्येक दिशा किसी एक तत्व विशेष से प्रभावित होती है। ये तत्व न सिर्फ जीवनदायिनी हैं, बल्कि ये जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर प्रभावित करते हैं। इसलिए इन पांच तत्वों का वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 8 दिशाएं। मुख्य रूप से 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से सभी लोग परिचित होते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र में 4 और प्रमुख दिशाओं को स्थान दिया जाता है। इन दिशाओं को ईशान, उत्तर पूर्व,
आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व, नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम और वायव्य यानी उत्तर पश्चिम के रूप में जाना जाता है। इन सभी दिशाओं की अलग अलग विशेषताएं और प्रभाव होते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखकर भवन का निर्माण किया जाता है ताकि उसमें निवास करने वाले लोगों को सर्वोत्तम परिणामों की प्राप्ति हो। गृह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में उल्लेखित नवग्रहों का परस्पर गहरा संबंध होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति घर का वास्तु ठीक कराने के लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ के पास सामान्यतया तभी जाता है जब चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर गोचरवश बृहस्पति दृष्टिपात करें और इस प्रकार की परिस्थिति में भूमि संबंधी सुधार करने के योग बनते हैं। इसके अलावा भवन में वास्तु संशोधन के योग तब भी बनते हैं जब चतुर्थ भाव के स्वामी की अंतर्दशा आने वाली होती है। यही नहीं बल्कि घर की प्रत्येक दिशा किसी न किसी ग्रह विशेष से प्रभावित होती है। अतः वास्तु में सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र इत्यादि के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। 16 जोन वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक भवन में 16 जोन होते हैं और प्रत्येक जोन की अपनी विशेषता या गुण के चलते उसमें कुछ निश्चित कार्य ही किए जाएं तो सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। इन 16 जोन का विभाजन इनमें उपस्थित ऊर्जाओं की उपस्थिति के आधार पर किया गया है। इन ऊर्जाओं का प्रभाव ही वो कारण होता है कि घर में किसी स्थान विशेष में आपका पढ़ने में अधिक मन लगता है और अन्य स्थान पर नहीं। इसी प्रकार घर में किसी एक जगह आपको अच्छी नींद आती है और किसी अन्य स्थान पर सोने पर आपको बेचैनी, अनिद्रा या सुबह उठने पर ऊर्जा की कमी महसूस होती है। यही कारण है कि वास्तु में प्रत्येक कार्य के लिए कुछ विशेष जोन निर्धारित किए गए हैं जिनके अनुसार भवन निर्माण करने पर उत्तम नतीजों की प्राप्ति होती है। 32 पद वास्तुशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है घर का मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में और किस स्थान पर स्थित है, यह बात घर के निवासियों पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में बहुत गंभीर प्रभाव डालती है। अतः किसी भवन में उचित स्थान पर मुख्य द्वार के निर्माण के लिए प्रत्येक दिशा को 8 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि कुल मिलाकर 32 भाग या पद बनते हैं। हर दिशा में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिन पर मुख्य द्वार का निर्माण शुभ होता है, तो कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनमें मुख्य द्वार का निर्माण अशुभ होता है। उदाहरण के लिए निम्न भाग मुख्य द्वार के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होते हैं। उत्तर दिशा मुख्य भल्लाट और सोम, पूर्व दिशा जयंत और इंद्रा, दक्षिण दिशा में विताथा गृह क्षेत्र, पश्चिम दिशा में पुष्पदंत और वरुण। 45 ऊर्जा क्षेत्र वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी किसी भवन का निर्माण होता है तो उस भवन में 45 विभिन्न ऊर्जाएं क्षेत्र भी अस्तित्व में आ जाते हैं। इन ऊर्जाओं क्षेत्रों में बना संतुलन असंतुलन हमें निरंतर प्रभावित करता है। ध्यान देने योग्य है कि हमारे शरीर में जीवन का अस्तित्व एक ऊर्जा विशेष की विद्यमानता के कारण ही संभव है। जिस समय यह ऊर्जा हमारे शरीर से गमन कर जाती है उसी समय हमारे देह का भी अंत हो जाता है। तो जिस प्रकार से जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय एक ऊर्जा भी अस्तित्व में आती है जिसे आप रूह भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक भवन के निर्माण के दौरान भी उसमें विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों का निर्माण होता है जो कि उस भवन में निवास करने वाले लोगों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे भवन का निर्माण आगे बढ़ता है उसी अनुसार भवन में ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होने लगते हैं। इनमें स्थापित उचित और सकारात्मक संतुलन ही जीवन को भी सकारात्मक व संतुलित बनाता है। 10 वास्तु और जियोपैथिक स्टेप वास्तुशास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर विशाल ग्रिड लाइन के रूप में होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इन ग्रिड लाइन्स को हर्टमैन ग्रिड और
करी ग्रिड लाइन्स के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर मैनफ्रेड ने अपने अध्ययन में पाया कि प्राकृतिक विद्युत रेखाओं का एक जाल पृथ्वी को घेरे हुए है। वे रेखाएं ईशान से नैऋत्य की ओर व आग्नेय से वायव्य की ओर प्रवाहमान रहती हैं। ऊर्जा रेखाओं के इस प्रवाह को करी ग्रिड के नाम से जाना जाता है। इन रेखाओं के मिलन बिंदुओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दुगना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जर्मनी के डॉक्टर हार्टमैन ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाले ऊर्जा रेखाओं के प्रवाह को खोजा, जिन्हें हार्टमैन ग्रिड के नाम से जाना जाता है। करी रेखाओं के समान ही हार्टमैन रेखाओं के मिलन बिंदु भी बेहद शक्तिशाली होते हैं। हार्टमैन रेखाओं को करी रेखाओं के ऊपर स्थापित करने पर और भी अधिक संवेदनशील व शक्तिशाली ग्रिड का निर्माण होता है। व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इन ग्रिड्स के अंदर ही निवास करें, लेकिन इन रेखाओं के मिलन बिंदुओं पर बिल्कुल नहीं सोएं, क्योंकि इन रेखाओं के मिलन बिंदुओं पर जियोपैथिक स्ट्रेस जोन निर्मित हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद घातक सिद्ध होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस जोन कई प्रकार की गंभीर व दीर्घकालीन बीमारियों का तो कारण बनता ही है, साथ ही यह स्थान विशेष में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, जिससे कि व्यक्ति में सही और सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। फलतः स्वास्थ्य के अतिरिक्त भी अन्य कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। चूँकि वास्तु का मूलभूत कार्य अशुभ ऊर्जाओं के प्रवाह को खत्म कर शुभ ऊर्जाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करना है, तो ऐसे में जिन घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस जोन उपस्थित होता है, वहां पर निर्मित नकारात्मक ऊर्जाओं की समस्याएं के समाधान के लिए वास्तुशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऊर्जा के प्रवाह को पुनः उसकी प्राकृतिक अवस्था में लौटाने के लिए वास्तुशास्त्र के विज्ञान का उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ और वैभवपूर्ण बनाने के लिए जिन सिद्धांतों का पालन भवन निर्माण के वक्त किया जाता है, वही वास्तुशास्त्र का विज्ञान कहलाता है।